हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टार्ट कोडिंग। गाइस, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी। मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट डली हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार कंटिन्यूटी में ट्यूटोरियल्स डलते जा रहे हैं गाइस। तो पूरा वेब डेवलपमेंट कोर्स जो है यहाँ पर तैयार होने वाला है। ये बारी बारी से सब ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं। बिल्कुल बिगिनर्स के लिए कोरियर कोर्स है ये, जो स्टार्टिंग से हमारा चला आ रहा है। फर्स्ट ट्यूटोरियल, ये सेकंड ट्यूटोरियल, ये थर्ड ट्यूटोरियल आ चुका है और आज का जो है ये फोर्थ ट्यूटोरियल है गाइस। तो अभी तक अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो यहाँ पे जाइएगा, इस सेव प्लेलिस्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट आपके पास सेव हो जाएगी और उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इजीली आप सारे ट्यूटोरियल्स को वन बाय वन एक्सेस कर पाएंगे एक लाइन में गाइज, इजीली। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर कर लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया गाइज। बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए गाइज। तो गाइज, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे हम जो है HTML स्ट्रक्चर को विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू टेम्पलेट जो आती है उसको हम किस तरीके से टेम्पलेट को समझते हैं, क्या क्या उसके अंदर एलिमेंट्स दिए होते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने वो कल समझा था थर्ड ट्यूटोरियल में। तो आज का जो है हमारा फोर्थ ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि मेटा टैग्स क्या होते हैं गाइज, फिर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, लिंक्स क्या होते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, पैराग्राफ्स, डमी टेक्स्ट, हेडिंग्स। बहुत छोटे छोटे ये आर्टिकल्स हैं जिनको हम इलेबोरेट करेंगे आज। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से इजीली आपको समझ भी आ जाएगा गाइज। तो घबराना नहीं है आपने बिल्कुल भी कि इतनी सारी टर्म्स कर लेंगे हम, छोटी छोटी सी हैं ये, फटाफट हो जाएंगी गाइज। गिनती की टर्म्स है तो शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पे न्यू फाइल पे जाते हैं, VS कोड के अंदर आ गया हूँ मैं। आप VS कोड ओपन कीजिए, न्यू फाइल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे हम दे देते हैं इसको वेब tut4.html और एंटर पे क्लिक करता हूँ मैं। ये नई फाइल हमारे पास यहाँ पे खुल गया गाइज। इसको बंद कर देते हैं। ये हमारी जो कल वाली फाइल थी, ये नई फाइल आ गई है हमारे पास, web-tut4.html गाइज। अब शिफ्ट दबाता हूँ मैं और 1 दबाता हूँ तो ये आ जाता है एक्सक्लेमेशन का साइन आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है एमिट एब्रीविएशन, तो इसको मैं एंटर कर दूंगा तो ये वाली हमारे पास टेम्पलेट ओपन होके आ जाएगी। अब इस टेम्पलेट में कल मैंने आपको बता दिया था कि डॉक टाइप HTML लैंग्वेज, ये कल के ट्यूटोरियल में सारी चीज़ें बता दी गई थी कि क्या क्या होती हैं। मेटा टैग्स के बारे में कल समझा दिया था, लेकिन थोड़ा सा समझाया था मेटा टैग्स के बारे में। और हेड जो होता है हमारा, हेड के अंदर, हेड टैग के अंदर हमारे क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं वो कल मैंने थोड़ा सा बता दिया था, मोटा मोटा सा। बॉडी के बारे में तो कल हमने बिल्कुल भी बात नहीं करी थी, बॉडी के अंदर ये पैराग्राफ, हेडिंग्स वगैरह क्या होती हैं। तो ये सब आज के ट्यूटोरियल में हम करने वाले हैं गाइज। तो मेटा टैग सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। मेटा टैग जो होते हैं ना, वो हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं, SEO के लिए, ठीक है। अभी SEO क्या चीज़ होती है मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मान लो ये हमने गूगल यहाँ पे लिखा था मैंने, ठीक है, गूगल, और एंटर किया तो ये खुल गया वाला पेज मेरा गूगल में, ठीक है। रिजल्ट दिखा रहा है ना ये गूगल में, तो कुछ भी हम लिखेंगे यहाँ पे तो ये रिजल्ट दिखाएगा गूगल में, आपको दिखाता है। अब ये जो रिजल्ट दिखा रहा है ये किस चीज़ का कमाल है, ये मेटा टैग्स का कमाल है, ठीक है। और जो ये रिजल्ट दिखा रहा है ये प्रोसेस है, इसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो मेटा टैग्स में हमने, अब मान लो ये डिस्क्रिप्शन है जैसे, ठीक है, ये google.com, ये गूगल फोटोज़ वाला ये है जैसे लिंक, ठीक है। इसके अंदर ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, बैकअप अनलिमिटेड फोटोज़ एंड वीडियोज़ फॉर फ्री। तो ये क्या चीज़ है, ये मेटा टैग के अंदर एक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है और बताया गया है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज, इसको गूगल को, सर्च इंजन को, कि ये वाला जो डिस्क्रिप्शन है शो होना चाहिए। तो ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, तो ये काम है मेटा टैग्स का, ठीक है। और अब ये क्यों शो हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसने कीवर्ड्स डाले होंगे ना, कीवर्ड्स डाले होंगे ना, मैचिंग कीवर्ड्स की, बैकअप, हाउ टू बैकअप अनलिमिटेड फोटोज़, how to backup unlimited videos, and how to access them from anywhere, how to store photos on computer। तो ये मान लो उसने वहाँ पे कीवर्ड डाले होंगे मेटा टैग्स के अंदर, अभी डाल के दिखाता हूँ मैं। तो वो ये कीवर्ड्स को मैच करने के बाद सर्च इंजन को पता लग गया कि ये वाली कीवर्ड्स डालने से जो है रिजल्ट जो है हमें दिखाना है, सेम रिजल्ट दिखाएगा कि गूगल ने किसी यूज़र ने ये सर्च किया फ़ोटोज़ के बारे में, तो वो दिखा देगा कि हाँ भाई इस वेबसाइट पे मेटा टैग पड़ा हुआ है कीवर्ड्स का, और ये वाले कीवर्ड्स उठा के वो दिखा देगा रिजल्ट, आपको सेम डिस्क्रिप्शन दिखा देगा। तो ये काम होता है मेटा टैग्स का गाइज। तो अब देखो यहाँ पे ये मेटा टैग्स दिया हुआ है। अभी इन 2 लाइनों के बारे में बात बताता हूँ आपको, फर्स्ट और सेकेंड। यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मैं फिर से मेटा और एंटर करता हूँ। ये लिखा हमने, अभी बस आप समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आपने सिर्फ समझना है। अभी मेटा स्पेस लिख के मैंने यहाँ पे नेम लिखा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे नेम में मैंने दे दिया, सॉरी,
डिस्क्रिप्शन, इस तरीके से। और उसके बाद कंटेंट पे कंटेंट दे दिया हमने यहाँ पे इसके अंदर। मान लो मुझे इस वाली मेरी ये वेबसाइट है मान लो, ठीक है, और मैं इसके अंदर ये दिखाना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में दिखाना चाहता हूँ मैं ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ डिस्क्रिप्शन में, मतलब जो भी मेरी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन है वो दिखाना चाहता हूँ। छोड़ो, इसको छोड़ देते हैं। मैं अब 1 मिनट यहाँ पे आ जाते हैं हम वापस। मान लो मैं मेरी फ़ोटोज़ की वेबसाइट है, ठीक है, और मेरे पास बहुत सारी जो है फ़ोटोज़ ऑनलाइन सेल होती हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा डिस्क्रिप्शन में एन ऑनलाइन स्टोर फॉर बेस्ट क्वालिटी फ़ोटोज़। जो भी मेरी उसका डिस्क्रिप्शन होगा वेबसाइट का वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, जिससे कि गूगल जो है सर्च रिजल्ट में दिखाना शुरू कर दे। मेटा टैग के थ्रू होता है ये। अब देखो इसी तरीके से एक मेटा टैग और लगा सकते हैं हम यहाँ पे META, ठीक है। अभी बस आप समझ लो, आगे लिखना आपको बाद में बताऊँगा कैसे कैसे लिखते जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हमने नेम दे दिया। मैं यहाँ पे कीवर्ड्स, मान लो मैं कीवर्ड्स देना चाहता हूँ, तो अब मेरी साइट है, ठीक है, मैं कीवर्ड्स भी तो दूंगा ना कि लोग किस किस कीवर्ड से सर्च करेंगे, तभी मेरी वेबसाइट शो करेगा गूगल अपने सर्च रिजल्ट में। तो मैं कीवर्ड्स यहाँ पे दे दूंगा ऑनलाइन स्टोर फॉर फोटोज़ बेस्ट क्वालिटी फ़ोटोज़ ऑनलाइन। इस तरीके से 2-4 और कीवर्ड दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे हमने कीवर्ड दे दिया जैसे। तो अब ये हमारा मेटा टैग्स का ही काम है सारा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, कि सर्च इंजन्स को बताना। सर्च इंजन्स को पता लग जाता है ये वाले मेटा टैग्स देने से कि ये वाले कीवर्ड्स जो हैं वो मैच कर रहे हैं रिजल्ट के साथ, तो वो हमारी वेबसाइट को दिखाएगा अपनी गूगल रिजल्ट्स में। और इसी तरह से डिस्क्रिप्शन दे दिया तो वो डिस्क्रिप्शन भी वहाँ पर दिखाएगा कि मुझे ये डिस्क्रिप्शन दिखाना है इस वेबसाइट के लिए। तो ये काम है मेटा टैग्स का। तो गाइज अब मेटा करैक्टर सेट UTF-8 इसकी बात कर लेते हैं, जो ऊपर वाली 2 हमारी लाइंस रह गई थी। इसमें मेटा कैर सेट फर्स्ट UTF-8 है। बस आपको कुछ नहीं इसमें करना, यही याद रखना है कि ये एक बस स्टैंडर्ड जो है हमारा UTF-8 हम यूज़ कर रहे हैं VS कोड के अंदर, और VS कोड ने ऑटोमेटिकली हमारे को ये वाली वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करा दी है, करैक्टर सेट UTF-8। ये एनकोडिंग होती है एक तरह की, यहाँ पे इसके बारे में ज़्यादा पढ़ सकते हैं कि दिस एट्रीब्यूट डिक्लेयर्स द पेज करैक्टर एनकोडिंग, ठीक है। तो ये करैक्टर एनकोडिंग बता रहा है कि करैक्टर की जो एनकोडिंग है वो किस उसमें होनी चाहिए। तो UTF-8 में हो रही है यहाँ पे करैक्टर की एनकोडिंग, ठीक है। तो बस यही इतना याद रखना है आपको। सेकंड में आपको बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेटा जो है, मेटा नेम दिया हुआ है व्यू पोर्ट, और कंटेंट दिया हुआ है डिवाइस विड्थ, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस जो हमारे होते हैं, कि जो मान लो हम फ़ोन में देख रहे हैं अपनी वेबसाइट को, तो वो फ़ोन के हिसाब से उसकी विड्थ जो है वो हमारी एडजस्ट हो जाएगी। वेबसाइट की डिवाइस विड्थ के हिसाब से विड्थ एडजस्ट हो जाएगी। जो भी डिवाइस होगा, टैबलेट होगा तो टैबलेट के हिसाब से डिवाइस की विड्थ को दिखाए वो, उसकी हमारे वेबसाइट की विड्थ को दिखाए वो, ठीक है। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर की स्क्रीन के हिसाब से जो है वेबसाइट को दिखाए कंप्यूटर की विड्थ के हिसाब से। तो ये चीज़ है, ये मेटा टैग यहाँ पे ऑलरेडी VS कोड ने लगा दिए हैं यहाँ पे 2। बस आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, इजीली ये 2 यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, लगे लगाए और लगे होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ये, ठीक है। तो ये मेटा टैग्स ये हमने 2 यहाँ पे ऐड कर दिए अपने पास से, डिस्क्रिप्शन दे दिया और कीवर्ड्स दे दिया। और भी बहुत सारे मेटा टैग्स होते हैं। मेटा टैग्स के बारे में ज़्यादा जानकारी अभी हम नहीं इस ट्यूटोरियल में लेंगे, वो कभी हम आगे किसी और ट्यूटोरियल में मेटा टैग्स के बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे। बाकी आप गूगल से भी पढ़ सकते हैं। तो ये हेड टैग के अंदर मेटा टैग हो गया यहाँ पे हमारा कंप्लीट। अब टाइटल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि टाइटल को हम कैसे लिखते हैं और कहाँ पर ये शो होता है, ठीक है। तो मान लो ये वेबसाइट का हमारी टाइटल है, कोई भी वेबसाइट है, जैसे फेसबुक वेबसाइट है तो फेसबुक ऊपर टाइटल लिखा होता है उसका। इसी तरीके से कोई भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ माई ऑनलाइन स्टोर, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो Ctrl+S करा, सेव करा, यहाँ से गो लाइव पे क्लिक करूँगा। गो लाइव पे क्लिक करने के बाद ये सर्वर खुल गया, लाइव सर्वर, और ये देखो यहाँ पे टाइटल दिखा दिया इसने, माई ऑनलाइन स्टोर यहाँ पे दिखा रहा है ना, तो ये टाइटल दिखाएगा वेबसाइट का आपकी। तो ये हो गया। उसके बाद टाइटल के बाद मैं आपको बताता हूँ, इसमें हम CSS स्टाइलिंग करने के लिए, ठीक है। ये तो एक सिंपल हमारी वेबसाइट है ना, मतलब एक HTML की तो सिर्फ कोडिंग है। अभी इसको हम स्टाइल भी तो देंगे ना, तो वो स्टाइलिंग CSS के थ्रू दी जाती है। CSS की मैंने यहाँ पे फाइल्स बनाई थी, देखो ललित.css, और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई थी ललित.js। तो ये जो CSS की फाइल है
इस फाइल के अंदर ही हम सारी अपनी स्टाइलिंग लिखेंगे कि हमारा हेडर ऐसा दिखना चाहिए, उसका बैकग्राउंड कलर ऐसा होना चाहिए, और उसका जो बॉर्डर है वो इस रंग का होना चाहिए। वो सारी चीज़ें हम CSS के अंदर लिखते हैं, ठीक है। पैराग्राफ हमारा ऐसा दिखना चाहिए, उसके पैराग्राफ के आसपास बॉर्डर होना चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम CSS के अंदर लिखते हैं, और इस CSS फाइल को हम लिंक करेंगे अपने HTML कोड में। तो इस एक्सटर्नल CSS की फाइल को लिंक करने के लिए एंटर किया, यहाँ पे लिखना है आपने LIN के हेड के अंदर टाइटल के नीचे लिंक, और ये दबाया कॉलन, और उसके बाद ये CSS वाला जो सेकंड वाला एब्रीविएशन है इसको हमने एंटर कर दिया। तो ये लाइन आगे लिखी हुई, ये CSS को लिंक करने के लिए लाइन है पूरी लिखी हुई यहाँ पे, ठीक है। लिंक REL इज इक्वल टू स्टाइल शीट। CSS की फुल फॉर्म क्या होती है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। तो REL इज इक्वल टू स्टाइल शीट, HREF इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी फाइल का नाम दे दूंगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ये अपने अभी दिखा दिया, देखो इसने L लिखा ना, ये मेरी CSS की फाइल थी lalit.css, तो मैं L लिखा मैंने, तो ये दिखा दिया इसने lalit.css। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर दिया, तो ये हमारी CSS की फाइल लिंक हो चुकी है हेड के अंदर हमारे, ठीक है। और इसको कंट्रोल S से हम सेव कर देते हैं। और अब इसी तरीके से हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल जो है हमारी, ये हमने बनाई थी, ठीक है। ये मैंने बताया था वेबसाइट का ब्रेन होता है, जो भी फंक्शंस वगैरह होते हैं वो हम अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं। तो उसके बाद फंक्शंस वगैरह लिखने के बाद कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये होएगा, हेडर के अंदर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये होएगा, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर ये वाला बटन लगाया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये होएगा। तो वो जावास्क्रिप्ट में होता है सारा कुछ। तो इस जावास्क्रिप्ट की फाइल को भी हमें लिंक करना है। तो कैसे लिंक करेंगे? हम हेड के अंदर ही लिंक करते हैं, यहाँ पे लिंक कर देंगे हम जावास्क्रिप्ट की फाइल को, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे SC स्क्रिप्ट, लिखेंगे स्क्रिप्ट, और ये नीचे वाला ऑप्शन देखो आ गया। देखो कितना फ़ायदा है एमिट का जावा, इसे हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू लिखने का एमिट की वजह से। तो ये देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट कॉलन SRC ने दिखा दिया ऑटोमेटिक, एंटर पे क्लिक कर दो तो ये पूरी की पूरी लाइन लिखी हुई आ गई, ठीक है। अगर हम नोटपैड में लिखते तो हमें ये पूरा टाइप करना पड़ता। तो यहाँ पे कितना टाइम सेव हो रहा है हमारा, ये आप सोचिए एज ए डेवलपर, ठीक है। आपको कोडिंग करनी है तो कितना टाइम सेव कर रहा है विजुअल स्टूडियो कोड, अपने आप सजेशन दिखा रहा है। तो स्क्रिप्ट SRC इज इक्वल टू, यहाँ पे हम अपनी फाइल को लिंक कर देंगे, ठीक है। फाइल का नाम है हमारी ललित डॉट, देखो JS अपने आप दिखा दिया इसने, ये वाली फाइल है हमारी lalit.js। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे और ये हमारी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट भी लिंक हो चुकी है, ठीक है। तो ये हेड हो गया हमारा कंप्लीट, यहाँ पे हेड टैग क्लोज हो गया। ये है हमारा ओपनिंग टैग। चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं, ओपनिंग टैग और क्लोज टैग वगैरह की। वैसे मैंने फर्स्ट ट्यूटोरियल में ही बता दिया था कि स्टार्ट टैग और एंड टैग होना ज़रूरी है, उसके बीच में ही हम कुछ लिख सकते हैं। तो ये, लेकिन एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मान लो मुझे कोई स्टार्टिंग टैग डालता हूँ मैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डाला मैंने, या मान लो बॉडी के अंदर हम बात कर रहे हैं तो H1 की बात कर लेते हैं, ठीक है। H1 लिखा मैंने और H1 लिख के एंटर करा, तो ये क्या आ गया देखो, अब ये आ गया H1 का एक ये टैग आ गया स्टार्टिंग टैग, और ये देखो एक ये टैग आ गया पीछे वाला, ठीक है। ये क्लोजिंग टैग है हमारा। तो ये स्टार्ट टैग है, ये एंड टैग है। तो ये कितना फ़ायदा है हमारे को, एंड टैग लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली VS कोड ने हमारे को यहाँ पे सजेशन दे दिया है। और ये पूरा यहाँ पे सजेशन देने के बाद टाइप भी कर दिया है, यहाँ पे इसने H1 स्टार्टिंग टैग दे दिया और H1 क्लोजिंग टैग दे दिया। अब हम बीच में इसके लिख सकते हैं। ये H1 हमारा किस लिए यूज़ होता है टैग, ये भी समझ लो साथ साथ। ये H1 हमारी हेडिंग है। हमें मान लो बॉडी के अंदर आ चुके हैं गाइस, अब हेड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा बॉडी का काम शुरू हो चुका है। बॉडी के अंदर मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। बॉडी के अंदर हम हेडिंग्स होती हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है। कोई इमेज वगैरह लगानी है, सब कुछ है, वो सारा कुछ हमारा बॉडी के अंदर आ जाता है। तो बॉडी के अंदर ही हम डिविजन्स वगैरह बनाते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी हेडिंग्स की बात कर लेते हैं। बेसिकली हेडिंग्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? हेडिंग्स होती हैं हमारी, फिर से टाइप करता हूँ मैं, इसको हटा देते हैं, फिर से टाइप करता हूँ। H1 लिखना है आपने। हेडिंग्स 6 होती हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6, 6 तक, ठीक है। तो H1 लिखेंगे, ये H लिखा जैसे ही मैंने, यहाँ पे इसने H1 दिखा दिया। इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक स्टार्टिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग हो गया। इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट हेडिंग, और कंट्रोल S से इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अब देखते हैं वहाँ पे लाइव सर्वर के थ्रू हमारे ब्राउज़र में, ये देखो हेडिंग दिखा दी इसने, दिस इज़ माई फर्स्ट हेडिंग। इसी तरीके से नीचे आते हैं और यहाँ पे लिखता हूँ मैं H2, ठीक है। तो H2 वाली सेलेक्ट कर लेते हैं। H लिख दो खाली, चाहे H2 लिख दो, H2 लिख दो यहाँ पे पूरा। H2 लिखा और एंटर करा, तो ये हमारी सेकंड हेडिंग, दिस इज माय
सेकंड हेडिंग, कंट्रोल ऐसे सेव करा और ये देखो ये थोड़ी छोटी आ गई ना इससे, दिस इज़ माई सेकंड हेडिंग। इसी तरीके से और आ जाएंगी इसमें H3 थर्ड हेडिंग, ठीक है, दिस इज़ माई थर्ड हेडिंग। इसी तरीके से H4 एंटर किया, दिस इज़ माई फोर्थ हेडिंग, ठीक है। उसके बाद मुझे बार बार इधर आना पड़ रहा है एंटर करने के लिए, ठीक है। तो इधर नहीं आऊँगा मैं, डायरेक्ट यहीं से दिखा देता हूँ आपको। मुझे नीचे वाली लाइन में जाना है तो मुझे क्या दबाना है, याद रखना, कंट्रोल और एंटर। तो ये देखो नीचे वाली लाइन में आ गया, बार मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकलना पड़ा। पहले मैं क्या कर रहा था, यहाँ से मुझे ऐसे इधर आना पड़ रहा था और फिर मैं उसके बाद यहाँ पे एंटर करता था। तो अब ऐसा नहीं करना पड़ा मुझे, यहाँ पे था मैं, यहाँ से मैंने सॉरी यहाँ पे था मैं, यहाँ से मैंने सीधा देखो कंट्रोल एंटर ये दबाया, सीधा नेक्स्ट लाइन में आ गया गाइस, है ना अमेजिंग चीज़। तो ये भी आप याद रखना, कंट्रोल और एंटर दबा के हम सीधा नेक्स्ट लाइन में आ सकते हैं। अगर आप कहो जी सीधा एंट्री मार देते, अगर मैं एंटर मार दूंगा सीधा तो ये देखो ये नीचे चला जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें इतना लंबा बाहर आने के लिए नेक्स्ट लाइन में, सपोज मुझे यहीं से जंप करना है नेक्स्ट लाइन में, तो कंट्रोल एंटर नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब H4 हो गया, H5 लिख लेते हैं, H5 एंटर कर देता हूँ तो ये फिफ्थ हेडिंग होगी, दिस इज माई फिफ्थ हेडिंग, ठीक है। इसके बाद सिक्स्थ हेडिंग लिखनी है मुझे, तो फिर कंट्रोल एंटर करके पहले नीचे लाइन में आ जाते हैं, H6 लिखा, एंटर करा, तो ये और छोटे साइज़ की मेरी सिक्स्थ हेडिंग होगी। कंट्रोल से सेव कर देते हैं, एक बार देख लेते हैं सभी हेडिंग्स को। ये देखो ये सारी हेडिंग्स यहाँ पे दिखा दी इसने, फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग, फोर्थ हेडिंग। अभी बस आप ये चीज़ समझ लीजिए गाइस कि ये हेडिंग्स सारी यहाँ पर इसने दिखा दी हैं। और ये ऊपर मेरी वेबसाइट का नाम आ गया है। वेबसाइट देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, क्या बनाया है ये, बिल्कुल अच्छी भी नहीं लग रही है वेबसाइट गाइस, बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि अभी इसमें हमने CSS से स्टाइल नहीं दिया बिल्कुल भी। तो CSS के थ्रू जब हम स्टाइलिंग देंगे अपनी वेबसाइट को, आगे वाले ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे, तो आपको अच्छी भी लगेगी और प्रोफेशनल वेबसाइट्स हम बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया सी प्रोजेक्ट्स आगे आगे करेंगे। अभी आप बेसिकली पहले ये चीज़ें समझिए गाइस, बहुत ईजी चीज़ें हैं ये। हेडिंग्स होगी, अब हम उसके बाद पैराग्राफ्स की बात कर लेते हैं। हेडिंग होगी, उसके बाद मुझे पैराग्राफ लिखना है तो मैं P दबाऊंगा, P दबा के सिंपल एंटर करना होता है। हमने स्टार्टिंग टैग आ गया और एक एंड टैग आ गया हमारे पास, स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग हमारे को ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करा दिया VS कोड ने। तो अब हम पैराग्राफ के अंदर कुछ भी पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो पैराग्राफ लिखने के लिए अभी मान लो हमें डमी टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। मेरे वीडियो के आपको टाइटल में नज़र आ रहा होगा कि डमी टेक्स्ट के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। डमी टेक्स्ट क्या होता है? डमी टेक्स्ट सपोज करोगे आपको वैसे ही किसी को हमने टेक्स्ट देना है, कुछ भी डमी टेक्स्ट देना है, ठीक है। तो डमी टेक्स्ट हम कैसे डालते हैं अपने पैराग्राफ में, जैसे समझाने के लिए मैं डाल रहा हूँ डमी टेक्स्ट आपको पैराग्राफ लिखने के लिए। तो लॉरम लिखना है आपने, लॉरम, उसके बाद जितने भी वर्ड्स का आपको डमी टेक्स्ट डालना है, चलो 7 वर्ड्स का डालना है तो 7 एंटर कर देंगे, तो ये 7 वर्ड्स आपको ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करा देगा। अब आप कहोगे जी ABCD ऐसे लिख लेते दिखाने के लिए, किसी को समझाने तो है आपने, नहीं, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता गाइस, प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है। जो प्रोफेशनल तरीका है वो यही है। अब मान लो मुझे और टेक्स्ट इसमें ऐड करना है, तो अब ये हमने इस तरीके से ऐड कर दिया यहाँ पे गाइस। तो ये हमारा एक पैराग्राफ में हम जितना चाहें उतना इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और ऐड करना है तो और ऐड कर लेते हैं इसमें हम, फिर से लॉरम लिखेंगे और लॉरम लिख के मैं मान लो यहाँ पे 34 लिख देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो ये और टेक्स्ट इसके अंदर ऐड हो गया हमारे पैराग्राफ के अंदर। लेकिन ये देखो आपकी ये हमारा कहाँ चला गया, स्टार्टिंग टैग ये रहा और एंड टैग देखो ये कहाँ चला गया, पैराग्राफ कैसे फैल सा गया है ना। तो इसको ठीक कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल है इसको ठीक करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, इस बटन पे जाएंगे गियर वाले, और यहाँ पे कमांड पैलेट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे TOGGLE टॉगल वर्ड रैप, ठीक है। और इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखो जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा वो इधर उधर हमें करने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीन के सामने ही आ गया सब कुछ। कंट्रोल S इसको हम सेव कर देंगे। तो ये हमारा एक पैराग्राफ यहाँ पे लिखा गया। जो ये मैंने आपको सेटिंग बताई है ये आप Alt-Z से भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो इसका शॉर्टकट है ये Alt-Z, वहाँ से नहीं करना तो Alt-Z दबाया तो ऐसे ही ये वापस वैसे ही हो गया, देखो वैसे ही आपको ऐसे नजर आएगा, लंबा चला गया, ठीक है। अब इसको वापस लेके आना है, देखो एंड टैग कहाँ चला गया, इसको वापस लेके आना है, फिर से Alt-Z दबा देते हैं
तो ये हमारा स्क्रीन पे सामने नज़र आ रहा है। अब कंट्रोल से मैंने इसको सेव करा और ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो यहाँ पे आ गया, ये सारा हमारा पैराग्राफ आ गया ना यहाँ पे पूरे का पूरा। तो ये चीज़ होगी, ठीक है गाइज। अब पैराग्राफ समझ में आ गया आपको। अब मैं आपको बताता हूँ कि सपोज़ करो मुझे किसी भी टेक्स्ट को जो है हमें सपोज़ करो ये वाली जो हमारी लाइन है इसको मैं ऐसे एंटर कर देता हूँ, ठीक है, और ये वाली जो लाइन है इसको मैं ऐसे एंटर कर देता हूँ। तो ऐसे लिख दिया हमने पैराग्राफ। लेकिन अभी आप देखना कंट्रोल से मैंने सेव करा, ये देखो ये अभी भी यहाँ पे सारी लाइनों को लाइन में ही दिखा रहा है, और यहाँ पे जब ये ख़त्म हो गया तब ये नीचे आ रहा है। जबकि मैंने यहाँ पे मैं एंटर मार चुका हूँ, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखो एडीपी सिंह लिखा हुआ ना, इसके बाद मैं एंटर मार के मैं उसको नीचे लेके आ चुका हूँ। इस वाली लाइन को, लोअर एम इप्सिलॉन डॉलर वाली लाइन को नीचे ला चुका हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे नहीं आई है नीचे, यहाँ पे लाइन में ही चल रही है। ये देखो यहाँ मैं नीचे ला चुका था और फिर ये ख़त्म हो गया एडिट के बाद। फिर ये थर्ड वॉल्यू ये वाली हमारी लाइन है, ये नीचे शुरू हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे ये लाइन में ही चल रही है। ये देखो यहाँ पे आगे से ही शुरू हो रही है। तो ये एंटर मैं मार रहा हूँ लेकिन वो नीचे आ नहीं रहा, जैसे शो होना चाहिए हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा गाइज, उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमें एक टैग लगाना पड़ेगा, बी आर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो बी आर जब मैं टैग लगाऊंगा, एंटर करूँगा, तो अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी बी आर टैग लगाता हूँ, बी आर एंटर करता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। अब देखना, ये देखो अब आ गया ना नीचे, अब नीचे दिखा रहा है लाइनों में, अब एंटर ले रहा है ये। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर आप सोचो कि मैं यहाँ से एंटर मार के नीचे लाइन में चला जाऊँ तो वो नीचे ही शो करेगा, तो ऐसा नहीं होगा गाइज, ठीक है। ऐसा आपको नेक्स्ट लाइन में एंटर करने के लिए आपको बी आर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं मान लो यहाँ फिर से बी आर टैग लगा देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करा। अब देखो स्पेस ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है। आपको और एंटर लेके जाना है इसमें, एक और बी आर लगा देता हूँ यहाँ पे, एंटर करता हूँ, कंट्रोल से सेव करता हूँ। ये देखो स्पेस बढ़ता जा रहा है, जितना मर्जी स्पेस बढ़ा लो। इतने सारे बी आर लगा दिए मैंने, अब देखो कितना स्पेस आ गया बीच में। ये देखो स्पेस बढ़ता जा रहा है ना इस। तो ये किस लिए बढ़ रहा है, लाइन ब्रेक की वजह से। लाइन ब्रेक हम दे रहे हैं। अब मैं हटा देता हूँ तो सिर्फ हमारा एक लाइन का नेक्स्ट, बस एक ही लाइन का फ़र्क रह जाएगा हमारा। ये देखो, ठीक है। तो ये बी आर टैग लगाने से ही हम नेक्स्ट लाइन में जाते हैं। इसी तरह से हमारा एक एच आर टैग होता है। एच आर टैग होता है हॉरिजॉन्टल टैग, ठीक है। तो मान लो मैं एच आर टैग लगाना चाहता हूँ, एक पैराग्राफ में और लिखता हूँ, सपोज करो पी दबाता हूँ, एंटर करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज़ माई ऑनलाइन स्टोर वेबसाइट HTML कोड, ठीक है। यह दिस इज़ माई ऑनलाइन स्टोर वेबसाइट, ये लिखता हूँ मैं, और कंट्रोल एस से इसको सेव कर देता हूँ। तो अब देखो, अब मैं एक लाइन और लिखता हूँ। तो एक बार पहले बी आर टैग लगा लेते हैं, एंटर करता हूँ ताकि वो नेक्स्ट लाइन में नजर आए। दिस स्टोर इज वेरी लार्ज ऑनलाइन स्टोर। ये मैंने दो लाइनें यहाँ पे लिख दी हैं। ये देखो ये लिखी थी ना मैंने, बी आर टैग लगाया तो ये नीचे आ गई लाइन। तो ये दो लाइनें लिख दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो अब मान लो मुझे जो है बीच में एक लाइन चाहिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एच आर टैग लगा दूंगा। तो यहाँ लगाते हैं हम एच आर टैग, मैंने लगाया हॉरिजॉन्टल रूल, और कंट्रोल ऐसे सेव करा। तो ये देखो ये क्या हुआ, बीच में एक लाइन आ गई है ना। तो बीच में लाइन आ गई तो ये नीचे चला गया। तो यहाँ पे हमें बी आर टैग की भी ज़रूरत नहीं है, बी आर टैग हम नहीं देंगे तब भी काम चल जाएगा। कंट्रोल ऐसे सेव करा, ये देखो लाइन दिखा दी इसने, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो बीच में एक हॉरिजॉन्टल रूलर लगा दिया इसने, ये लाइन आ गई, और यहाँ पे हमारा ब्रेक हो गया, वो नीचे से शुरू हो गई अगली वो हमारी, ठीक है, लाइन के नीचे से। तो ये एच आर की वजह से हुआ, एच आर टैग लगाने से। अब आप एक चीज़ और मुझे कहोगे भाई कि यहाँ पे बी आर टैग तो ठीक है, लेकिन ये स्टार्टिंग टैग है, इसका एंड टैग कहाँ है, ठीक है। तो इसका एंड टैग नहीं होता, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है भाई, ये ऐसे ही यहीं पे ही क्लोज हो जाता है, इतना ही होता है ये, ठीक है। ऐसे कुछ गिनती के टैग्स हैं, वो आपको जल्दी पता लगेंगे सारे टैग्स, और आपको याद भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे एच आर जो टैग है ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, हमें इसके लिए
ऐसा नहीं है कि एक अलग से क्लोजिंग टैग लगाना पड़ेगा। तो कुछ टैग्स होते हैं जो हमारे सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं गाइज, ठीक है। तो गाइज अगर मान लो हमें कुछ अपने पैराग्राफ में बोल्ड करना है, ठीक है, तो बोल्ड के लिए हमें कैसे करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। बोल्ड के लिए हमारा जो टैग होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग। इसको ऐसे एंटर करूँगा मैं, तो इसके बीच में मैं जो भी लिखूँगा, हेलो ललित हेयर, कंट्रोल एस से सेव करा, तो ये देखो हेलो ललित हेयर यहाँ पे इसने बोल्ड में दिखा दिया, ये बोल्ड अक्षरों में दिखा रहा नज़र आ रहा है आपको। इसी तरीके से अगर मुझे कुछ इटैलिक बनाना है, ठीक है, तो इटैलिक कैसे लिखेंगे हम, इसी तरीके से एक इटैलिक टैग लिख लेते हैं, उसको हम EM से लिखते हैं। ये मॉडर्न बता रहा हूँ मैं आपको, पहले बोल्ड टैग जो है वो B से लिखा जाता था, अभी भी लिख सकते हैं बोल्ड, B से बोल्ड और I से इटैलिक, आपने देखा होगा B से बोल्ड और I से इटैलिक। लेकिन हम जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और EM का यूज़ करेंगे, एम्फेसाइज का, स्ट्रॉन्ग को का यूज़ करेंगे बोल्ड करने के लिए, और M टैग का यूज़ करेंगे, एंटर करता हूँ मैं, इटैलिक लिखने के लिए। हेलो ललित हेयर, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, तो ये देखो ये इटैलिक हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बोल्ड और इटैलिक, स्ट्रॉन्ग और EM के थ्रू हमने लिख दिया। यहाँ पे हम B से भी लिख सकते हैं इसको, अगर हम बोल्ड करना चाहें तो हम B और I से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस है कि ये आजकल मॉडर्न तरीके से हम इसको लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग और M से हम लिखेंगे इन टैग्स के बीच में, तो ये बोल्ड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग से, और M से ये इटैलिक हो जाएगा गाइज। तो अब हम आगे की बात कर लेते हैं। इसके बाद अब हमने क्या करना है, ये सारी चीज़ें होगी हमारी, और पैराग्राफ भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, हेडिंग्स भी बता दी, हेड भी बता दिया, स्ट्रॉन्ग भी बता दिया, और एम्फेसाइज भी बता दिया, और ब्रेक, और ये वाला हमारा लाइन ब्रेक का टैग और हॉरिजॉन्टल रूल टैग भी आपको मैंने समझा दिया। तो ये चीज़ें हमारी जो थी बॉडी के अंदर जो टैग्स थे वो सारे मैंने बता दिए। हाँ, एक चीज़ इसमें रहेगी है एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स भी समझ लेते हैं। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, यहाँ पे डिटेल में आगे बात कर लेंगे इसके बारे में। तो ये देखो यहाँ पे आप कहोगे कि ये मेटा लिखा हुआ है, और आगे यहाँ पे CHARSCT जो ये लिखा हुआ है ये एट्रीब्यूट है, ऐसे यहाँ पे मेटा लिखा हुआ है, और ये नेम लिखा हुआ है, तो ये नेम जो है ये एट्रीब्यूट है। ये कंटेंट लिखा हुआ है, कंटेंट ये जो है ये एट्रीब्यूट है। फिर यहाँ पे टैग लिखा हुआ है मेटा, और उसके बाद यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, तो नेम ये जो है ये एट्रीब्यूट है। ये देखो, दिस एट्रीब्यूट डिफाइंस द नेम ऑफ ए पीस ऑफ डॉक्यूमेंट लेवल मेटा डाटा, ठीक है। और इसी तरीके से ये कंटेंट है, तो ये भी हमारा दिस एट्रीब्यूट्स कंटेन द वैल्यू फॉर HTTP इक्विवेलेंट और नेम एट्रीब्यूट डिपेंडिंग ऑन विच इज़ यूज, तो ये कंटेंट भी हमारा एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे हमें मेटा के अंदर मेटा टैग हम यूज़ किया, उसके अंदर जब हम आगे और चीज़ें डिफाइन करते हैं ना, हम समझाते हैं, तो वो हम एट्रीब्यूट्स के थ्रू समझाते हैं, मतलब इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। मेटा टैग के अंदर हम बता रहे हैं कि भाई जो ये मेटा टैग है ये किस लिए यूज़ हो रहा है, कीवर्ड्स के लिए, तो इसका नेम जो है वो कीवर्ड है, तो ये हमारा एट्रीब्यूट है, ठीक है, नेम। तो एट्रीब्यूट कीवर्ड्स हो गया, ठीक है। इसी तरीके से और जो इसका कंटेंट रहेगा मेटा टैग का, जो हमारा कंटेंट रहेगा वो क्या रहेगा, मेटा टैग के अंदर का कंटेंट ये रहेगा हमारा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंटेंट, कंटेंट इज इक्वल टू, तो ये हमारा एट्रीब्यूट है यहाँ पे कंटेंट, ठीक है। तो एट्रीब्यूट आगे उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने के लिए होता है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ को, तो ये हमारे होते हैं एट्रीब्यूट। इसके बारे में हम डिटेल में आगे ही बात करेंगे गाइज। यहाँ पे ये कैरेक्टर सेट लिखा हुआ है मेटा के अंदर, ठीक है, तो ये भी एट्रीब्यूट है। यहाँ पे HTML लिखा हमने, और ये उसके बाद ये लैंग्वेज लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी एक एट्रीब्यूट है कि इस HTML की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश होनी चाहिए। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं गाइज। तो बस यही था आज के ट्यूटोरियल में गाइज। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप फिर से एक बार ट्यूटोरियल को देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी है आपकी इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए गाइज, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा, और दूंगा भी गाइज रिप्लाई। तो बस यही था आज के इस ट्यूटोरियल में गाइज। अब आगे के ट्यूटोरियल में हम आगे बढ़ेंगे और आगे चीज़ें जानेंगे कि टेबल्स वगैरह कैसे बनते हैं, और या काफ़ी सारी चीज़ें और भी हम देखेंगे एट्रीब्यूट्स के बारे में, जैसे हम डिटेल में बात करने वाले हैं आगे। और इस तरीके की कई चीज़ें हम HTML में अभी काफ़ी चीज़ें हमारी रह गई हैं, वो हम आगे सीखेंगे गाइज और ट्यूटोरियल्स में। और मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया गाइज।